हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष व्यक्ति की जिन्होंने भारत के भविष्य को, भारत के व्यापार को और एक युवाओं की सोच को नए पैगाम तक ले जाया गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से उस अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाया गया है कि जब भी कोई भी नया व्यापार चालू होता है तो हर किसी के मार्गदर्शन में टाटा जी का एक मार्गदर्शन रहता है। तो चालू करें सर। बहुत बढ़िया है। और श्री रतन टाटा जी के बारे में अगर आज आप किसी भी यूट्यूब चैनल में भी देखें तो उनको बिजनेस आइकन भी कहा जाता है। आज इंसान उससे बिजनेस करना सीखते हैं उनसे। और आज के इस जो वीडियो में हम रतन टाटा जी के पूरे जीवन को देखेंगे और उनके उन सिद्धांतों को भी आज हम देखेंगे जिसके दम पर उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जिसका सपना कई यंग बिजनेसमैन और यूथ आज देख रहा है। तो टाटा जी का एक सिद्धांत ये रहा कि सबसे ज्यादा उनमें ईमानदारी देखी गई। टाटा जी के जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत जो थे वो आम इंसान से बहुत हटके देखे गए और कई बार उनके सिद्धांतों पे एक प्रश्न भी लगे कि आप जो कर रहे हैं तो कंपनी आप डुबो देंगे, आप कईयों की जो है लॉस करा देंगे, लेकिन वो अपने सिद्धांत में अडिग रहे और समय ने फिर बताया कि उनके सिद्धांत ज्यादा परफेक्ट थे। सर, लंदन में तो कहा जाए कि उनको सर की उपाधि भी दी गई। हाँ, लंदन में उनको सर की उपाधि दी गई और ये हमारे बिजनेस जगत के लिए बहुत बड़ी बात है कि लंदन जहाँ पे बिजनेस टाइकून्स इतने सारे रहते हैं, उन्होंने भारत के रतन टाटा को उस उपाधि से नवाजा। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बिजनेसमैन में श्री रतन टाटा जी ने हमारा नाम लंदन में ऊंचा किया। तो सर, आप उनके बारे में बताइए कुछ, आप जो आपने कुछ जो सूत्र निकाले हैं। श्री रतन टाटा जी के बारे में जो उनकी जीवनी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और उनके जन्म जो था वो 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ। उनके पिताजी श्री नवल टाटा और माताजी श्रीमती सोनू टाटा थे और उन्होंने बचपन में बहुत दुख के दिन भी देखे क्योंकि कुछ दिनों बाद उनके माता पिता जो थे वो डाइवोर्स करके अलग भी हो गए। तो उन्होंने ज़्यादातर समय अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ाई शुरुआत की। सन 1961 में श्री रतन टाटा जी ने सबसे पहले शॉप फ्लोर ऑफिसर के रूप में शुरुआत की और उसके बाद 1970 में उनका मैनेजमेंट में पहली बार कंपनी ने उनको मौका दिया कि आप एक संस्था को मैनेज करके देखें। श्री रतन टाटा जी के जीवन में जो सबसे बड़ी जो दो असफलता और जीवन की सीख का जो मैं यहाँ चर्चा भी कर रहा हूँ, तो सन 1971 में उनको नेल्को कंपनी का एमडी बनाया गया और उस कंपनी में उनको शुरुआती तौर पे इतने लॉसेस उनको मिले, यानी कंपनी घाटे की कंपनी उनको दी गई। उन्होंने अपने मैनेजमेंट का दिमाग का यूज़ किया, कंपनी को इकोनॉमिक स्लो डाउन के बावजूद भी उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आए कि वो कंपनी को बचा नहीं पाए, लेकिन कंपनी फिर ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी में 1971 में उनको सबसे पहला धक्का ये लगा कि वो नेल्को कंपनी को इतना कोशिश करके भी जो है वो बचा नहीं पाए। फिर 1975 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। 1977 में एक और ऐसी कंपनी एक्सप्रेस मिल उनको मिली जो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की पावर दिखा के इसको बहुत हद तक सुधार दिया, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो था एक्सप्रेस मिल का उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया तो वो कंपनी भी फाइनली डूब गई। तो ये जिंदगी में उनका दूसरा बहुत बड़ा जो था धक्का खाया। वो नुकसान की कभी परवाह नहीं करते थे, देखा गया है। वो हमेशा अपने फैसले पे अड़िग रहते थे और वो किसी के भरोसे भी नहीं बैठते थे कि आप हमें मदद करो तो हम आगे बढ़े। लेकिन अक्सर जब आपके साथ जब सामने वाले पार्टीज ना दे तो कई बार बहुत तेज नुकसान हो जाता है, लेकिन वो नुकसान से टूटते भी नहीं थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है उनका कि वो टूटते नहीं है। वो अगर उनको नुकसान होता है अगले दिन वो दोबारा उतनी मेहनत के साथ वापसी करते हैं और उस नुकसान की भरपाई करके दुनिया को दिखाते हैं कि चोट से वो उभरना जानते हैं। सब वचनबद्ध भी हैं वो। तो एक मतलब एक बात चर्चा भी अभी भी बहुत लोकप्रिय कि डोकोमो से उन्होंने अपना जब डोकोमो के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो डोकोमो ने बोला था अगर कुछ होता है तो आप हमें इतना देंगे। तो वचनबद्धता के कारण उन्होंने उस चीज को निभाया और जनरली उनके विरोध में भी कई लोग आ गए, जैसे मिस्त्री जी आ गए। हाँ। उनके विरोध में मिस्त्री आ गए थे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो मिस्त्री को उन्होंने उस पद से अलग करके उन्हें डोकोमो का वादा पूरा किया। ये डोकोमो का ये जो इंसिडेंट था ये इतना बड़ा इंसिडेंट कहा गया है भारतीय इकोनॉमी में कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तक को बीच में आना पड़ा। पूरे शेयर मार्केट को हिला के रख दिया और सिर्फ बात इतनी थी, सिर्फ वचन की
कि जब यहाँ से कंपनी वापस जा रही थी तो उनका जो शेयर अमाउंट था वो अमाउंट जो सारिस मिस्त्री जो थे उन्होंने मना कर दिया था देने को, तो उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए सारिस मिस्त्री को हटाया। उन्होंने जो सारिस मिस्त्री जी ने वापस उनके ऊपर केस भी किया, मानहानि तक का केस हुआ, और यहाँ तक कि एक क्या कहते हैं कि उनकी मिसेस ने, सारिस मिस्त्री की मिसेस ने भी उन पर केस ठोका। ऐसे कितने ही केसेस हुए, कितनी टाटा जी के बारे में बातें हुई। कई लोग उनके ईगोइस्टिक पर्सन भी उनको कह रहे थे कि ये तो ईगोइस्टिक पर्सन, ये नहीं चाहते कि टाटा में किसी और का अधिकार हो, लेकिन वो अपने वचन में कायम थे। उन्होंने पैसा कंपनी को दिया, कंपनी को यहाँ से निकलने के लिए उन्होंने पूरा अमाउंट दिया, भले उनको कितने अपने पैसा, बस उन्होंने ये देखा कि अपन ने वचन क्या दिया था, उन्होंने ये नहीं देखा हाँ, कि क्या चल रहा है। और इस कारण से उनके जो कंपनी यहाँ से गई लौट कर अपने देश में, तो उन्होंने इस वचनबद्धता के कारण टाटा जी का काफ़ी तारीफ भी किया, और टाटा जी ने ये सिद्ध कर दिया कि बिजनेस में वचन और जवान की कीमत कितनी होती है। अच्छा सर, मतलब सभी बिजनेसमैन को ये सीखना चाहिए, अगर आपने वचन दिए तो उसे निभाना चाहिए। हाँ, और टाटा जी जो थे उन्होंने जितने भी कंपनीज में परचेज किया, उन्होंने जैसे प्रमुख जो 4 कंपनी है जो कहा जाता है कि उन्होंने परचेज किया, टेटली, डाइवुड, स्कोडस और जैगुआर, इन चारों कंपनी में उन्होंने पहले तो ये देखा कि भाई मार्केट कितना उनको सपोर्ट करेगा। उनकी दूरदर्शिता बहुत थी, वो ये देख लेते थे कि कस्टमर क्या उस प्रोडक्ट को लेंगे, और अगर उनको लगता था कस्टमर प्रोडक्ट लेंगे तो उन्होंने कंपनीज को लिया, अपना नाम उस कंपनी को दिया, और उन कंपनीज को सक्सेसफुली चला के भी उन्हें दिखाया। यानी कस्टमर की मार्केट की तो जबरदस्त समझ है सर। ये देखा गया कि वो जो जनरल जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए नैनो भी लेके आए थे वो, कि जब उन्होंने एक स्कूटर में देखा कि एक स्कूटर में लोग मतलब 4 लोग बैठ के चल रहे हैं, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो उन्होंने एक कम कीमत में नैनो बाजार में उतारी थी। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था, इतने सारे 1 लाख रुपए की कार सोचना भी इस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कार की मैन्युफैक्चरिंग ही जो है वो बहुत महंगी होती है। तो उन्होंने ये जो इंसिडेंट उनके साथ भी होता, तो वो एक बार गाड़ी से गिर भी गए थे अपने मिसेस को लेकर, अपनी मतलब फैमिली को लेकर, जो भी उनके मेंबर्स थे। मिसेस, सॉरी मैंने निकाला, उनकी शादी नहीं हुई, तो शादी को लेकर एक चर्चा अभी निकली है। हाँ, उनकी शादी नहीं की, उनकी शादी नहीं हुई, तो मिसेस मेरे मुंह से निकल गया। तो उनके साथ कोई थे, तो जब गिरे थे तो उन्हें एक दृश्य देखा था, वो जाते हुए। हाँ, तो ऐसे में उनने ये सोचा कि भाई टाटा नैनो निकाला, 1 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें प्रॉफिट्स के समेत कार को निकाला, और ये कार काफी जो थी वो लॉन्च करने में कईयों ने उनको कहा भी कि भाई ये कार आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि 1 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से निकाल पाओगे आप, फिर टैक्स भी देना है, और आप अपने प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके इस कार को मैन्युफैक्चरिंग किया, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद लॉन्चिंग किया। कुछ हद तक ये कार सक्सेस भी रही, बाद में हालांकि वो ज़्यादा चली नहीं, लेकिन ये हिम्मत करने वाले वो पहले कार थे कि सबसे छोटी कार दुनिया की जो थी टाटा नैनो, और इतनी इकोनॉमिकल कार उन्होंने निकाल के दिखा दिया कि बजट में भी काम हो सकता है अगर आपके पास प्लान्स हो तो। सर, शादी के लिए चर्चा की जाए तो उनमें भी एक वचनबद्ध था, जिस कारण से उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी दादी के लिए शादी नहीं की थी, ये सबसे बड़ी बात ही है। तो उनको प्रेम हुआ था एक ब्रिटिशर से, और उन्होंने ब्रिटिशर को कहा कि भाई हम शादी कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब दादी का फोन भारत से आया कि मेरी तबीयत खराब है, तुम सडनली आ जाओ, तो उन्होंने अपनी दादी के वचन को पूरा करने के लिए शादी लेडी को छोड़ दिया। नहीं, और वचन लेडी से भी दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो वचन निभाने के लिए लेडी ने तो शादी कर ली, लेकिन उनने शादी नहीं करी। उनने ये सोच के शादी नहीं की कि मैंने उसको वचन दिया था कि मैं उससे शादी करूंगा। जबकि इतने बड़े बिजनेस आइकन होते हुए कितने रिश्ते उनके लिए ना आए होते, लेकिन उन्होंने उस वचन को आज तक नहीं निभाया, वो पूरे जन्म में कुंवारे रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बिजनेस के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी वचन को इतना निभाते हैं, ये बहुत एक सीखने वाली बात है। सर, नए नए आइडिया पे काम करते हैं, बहुत नए नए आइडिया पे काम करते हैं, और उनका अगर आप पूरे बिजनेस के मॉडल को अगर आप देखें तो उनके बिजनेस मॉडल में हर वो एक नई आइडिया आप पे काम करते हुए हमेशा दिखेंगे, जिसके बारे में इंसान सोचता नहीं था। जैसे उनके कुछ गोल्डन रूल्स में भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा सबसे पहले तो ये चाहा कि अपने बिजनेस का रेपुटेशन कभी खराब नहीं करना चाहे वो, चाहे उसके लिए उन्होंने अपने लाइफ को स्टेक में लगाया। उन्होंने अपने बड़े से बड़े खतरनाक फैसले लिए, लेकिन बिजनेस का गुडविल जो होता है, रेपुटेशन, उनने उसको बचाने की वो हमेशा प्रोमिनेंस दिया, क्योंकि रेपुटेशन बनने में कई साल लगते हैं, बर्बाद होने में तो 5 मिनट ही लगता है।
दूसरा, उन्होंने हमेशा मार्केट में एक ऑर्गेनिक रेपुटेशन पे काम किया। वो हमेशा ऑर्गेनिक रेपुटेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि वो मार्केट में ये देखते थे कि कहाँ से नया पैसा जो है वो जनरेट कर सके। वो हमेशा न्यू मार्केट देखते थे, न्यू टेक्नोलॉजी देखते थे, ज्यादा नहीं चलता तो तुरंत बंद भी कर देते। हाँ, और न्यू कस्टमर देखते थे, मतलब न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कस्टमर, ये तीन उनके फैक्टर हमेशा रहे। और नए रिसर्च पे काम करते थे, बहुत ज्यादा हमेशा लगे रहते थे। मतलब उनका दिमाग हमेशा ये घूमता था कि नई चीज पे क्या करें। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जहाँ पे था, जहाँ पे आपके अगर उनको जरूरत पड़े तो उन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी सर्च किया। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पे उन बिजनेस को उन्होंने ले लिया अपने हाथ में जो बिजनेस चल नहीं पा रहे थे, स्मॉल थे, आर्थिक कमजोर थे। उन्होंने पार्टनरशिप बहुत किया, उन्होंने जॉइंट वेंचर्स बहुत किए, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए, और उन्होंने नई कंपनी खरीदने में कभी पीछे नहीं हटे। इस केस में जो फोर्ड कंपनी का भी काफी उनके चर्चा हुआ कि जो फोर्ड कंपनी ने एक बार टाटा खरीदने से मना कर दिया था। कि टाटा अपनी कंपनी बेचने गए तो उन्होंने ना कर दिया था, और उसको खरीद भी लिया। उसको बाद में फिर उन्होंने खरीदा, लेकिन जैसी बेइज्जती फोर्ड कंपनी के सीईओ ने की थी कंपनी खरीदते समय, वैसी बेइज्जती टाटा कंपनी के सीईओ ने उस समय नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जब फोर्ड कंपनी को उन्होंने खरीद के मार्केट में स्टैंड किया। और हाँ, टाटा जी ईमानदारी पर सबसे ज्यादा लाभ, जो बोल दिया तो बोल दिया, करना है। टाटा जी की इस ईमानदारी के कारण कितनी विदेशी कंपनी जो थे वो टाटा के साथ जब बात करते थे, उनसे जब पूरा अलायंस करते थे, तो उनकी ईमानदारी के कारण ही वो उनके साथ रहने की भी कोशिश करते थे। सर, टाटा ग्रुप अभी क्या क्या चला रहा है? अभी टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो फिलहाल बहुत सारे मल्टी वेंचर्स में काम कर रहे हैं। उनका टाटा कैपिटल भी चल रहा है। ऑफ कोर्स कार इंडस्ट्री में तो लगातार वो नए प्रयोग कर रहे हैं। कंपनी सबसे ज्यादा, हाँ, और टीसीएस कंपनी के बारे में तो जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि ये पहली आईटी कंपनी थी जिस आईटी कंपनी ने लाखों का रोजगार दे रहे हैं और पूरे विदेशों तक इसके ब्रांचेस है। और टीसीएस का जो शेयर कैपिटल जो अपना है वो काफी अच्छा है। टाटा कंसल्टेंसी कई लोग की ड्रीम जॉब भी है कि टीसीएस में उनको अगर नौकरी मिल जाए तो कईयों की ड्रीम जॉब है। तो हमारी बहुत सारे यंगस्टर्स आज अपनी जिंदगी के बेहतरीन जो पल है वो टीसीएस के साथ बिता रहे हैं। तो ये तो रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा किया कि टीसीएस को सेट किया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले भारत में टाटा जी, हाँ, लगभग 4% तो जीडीपी का टाटा जी को कहा जाता है। और टैक्स में भी उन्होंने कभी जो है वो टैक्स को रोका नहीं। जो टैक्स उनके ऊपर लायबिलिटी बनी, उन्होंने तुरंत टैक्स को क्या किया, पे ऑफ किया। और भारत सरकार उनकी जो जीडीपी के बारे में कहा जाता है कि जो बहुत सारे 4% जीडीपी में चला रहे हैं, और बहुत सारे जो छोटे देश है जैसे हमारे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ऐसे कंट्रीज को अगर आप मिला दे तो उससे ज्यादा तो उनकी टीसीएस कंपनी अकेले कमा के निकल जाती है। बहुत अच्छा सर। तो जीडीपी उनकी जो मतलब एक प्रेरणा लेना चाहिए, हाँ, बिजनेसमैन कि उन्होंने अकेले अपने दम पे ऐसे एम्पायर खड़े किए जो कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा वो कमा के आज भारत को दे रहे हैं। और दान भी बहुत देते हैं। हाँ, डोनेशन में भी वो कभी पीछे हटे नहीं है। किसी अगर जरूरतमंद को डोनेशन की बात करें तो टाटा जी आगे रहते हैं। और जितने भी मल्टी प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं उनमें भी वो हमेशा डोनेशन देने के लिए आगे रहते हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी अपनी कमाई का बहुत अच्छा हिस्सा डोनेशन में जरूर दें। बहुत सही सर। और इसके बारे में सर कुछ और संक्षेप में? मैं टाटा जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड तक इनको मिले, जो कई लोगों का सपना रहता है। 2000 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, 2008 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये गर्व की बात है कि एक बिजनेस टाइकून होकर आपने उस भारत के जो सबसे बड़े जो अवार्ड्स होते हैं वहाँ तक भी आपने जो है जगह बनाई। तो ये काबिल तारीफ है कि यानी आप अगर अपना काम बहुत अच्छा करें तो आप भी पद्म भूषण और विभूषण अवार्ड से सम्मानित हो सकते हैं। सर, कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर भी उन्होंने बनाए कि बीमार होने के बाद इलाज ना हो, बीमारी हो ही ना, ऐसे कुछ रिसर्च सेंटर बनाए। ऐसे काफी रिसर्चेस में उन्होंने काम किया कि हो ही ना पाए बीमारी। और इसके लेके भी क्रिटिक्स ने बहुत कुछ कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा तो होगा तो बहुत मार्केट में मेडिसिन में भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप तो बीमारी ना होने दोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, वो हमेशा हटके कोई काम करने का सोचते थे, तो उन्होंने बाकायदा काम भी किया और काफी हद तक सक्सेस भी उनको मिली। सर, और आप जो जानकारी बताना चाहते हैं बताइए। हाँ, मैं इनके बारे में टाटा जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 1981 में इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर के रूप में पहली बार टाटा इंडस्ट्रीज के मेन कमान में आए। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 1998 में इन्होंने टाटा इंडिका को लॉन्च किया क्योंकि इनका एक ड्रीम था कि कार्स, बहुत अच्छे मॉडल के कार वो लाए। मैंने सुना है कि वो कार बनाने के बहुत बाद में उतरे वो।
हाँ बाद में उतरे, मतलब पहले तो कुछ और काम, टाटा से वो चलते, ट्रक चलते थे, हाँ लोडिंग ट्रक चलते थे, टाटा ट्रक बनाती थी, एकदम से कार में उतर आए वो, और और शौकिया तौर पे। ये इनका ही फैसला था, नहीं तो टाटा कभी कार टाटा में मतलब जो उनकी पुश्तैनी है, उनने कभी नहीं सोचा था कभी कार सोचा ही नहीं था, टाटा कभी कार के बारे में सोचती नहीं थी, ये इनका सपना था। बल्कि इनने जब प्रस्ताव रखा तो कई लोग बिचक गए थे। जब इनने टाटा की कार्स के बारे में स्टार्टिंग की है, तो इन्हीं के मैनेजमेंट के लोगों ने इनके विरोध किया कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, क्योंकि आप ट्रक्स में और हैवी मोटर्स में टाटा का नाम कई सालों से था। अच्छा, पहले सर पुरानी मशीनें चलती थी, फिर हमने नई मैन्युफैक्चरिंग मशीनें मंगवाई विदेशों से। और इन्होंने क्या किया कि क्योंकि टाटा जी जाने जाते सिस्टमेटिक कामों के लिए, तो इन्होंने हमेशा क्या किया कि जो काम किया प्लान्स के साथ किए, सिस्टमेटिक किया, और कम लागत में ज़्यादा काम हो, इसमें उन्होंने ध्यान किया। नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने में भी टाटा जी बहुत आगे थे। तो इंडिका को उन्होंने जब लॉन्च किया, तो इंडिका के लॉन्च होने के बाद काफ़ी फेल भी हुआ वो कार, और कार के फेलियर होने के बाद टाटा जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरे कारण कार फेल हुआ, और उन्होंने अपनी स्टेक्स बेचकर कंपनी के लॉस को पूरा भी किया। तो इतना भी हिम्मत होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं है, जबकि टाटा जी ने इंडिका के फेलियर की गलती को माना और अपनी कंपनी को वापस उठा के ऊपर ले गए, उस लॉस को भी उन्होंने पूरा किया। सर और जानकारी दीजिए आप। टाटा जी के बारे में एक 3 मैं और गोल्डन रूल्स बताना चाहता हूँ, जो उनके बिजनेस रूल बहुत अच्छे माने गए हैं। वो हमेशा स्ट्रगलिंग बिजनेस को एग्जिट करने में बहुत जल्दी फैसले लेते थे। ऐसे बिजनेस जहाँ पे उनको कंपटीशन तेज मिलता था, स्ट्रगल तेज मिलता था, वो एग्जिट कर जाते थे। वो ज़्यादा दिन वहाँ पे ठहरने की जगह ऐसे बिजनेस ढूंढते थे जहाँ पे उनको पैसा बहुत जल्दी मिले। टाटा जी पोटेंशियल बिजनेस में जाने के लिए बहुत जाने जाते हैं, मतलब जहाँ पे उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे बहुत जल्दी तरक्की मिलती है, वहाँ पे वो बहुत जल्दी फैसले ले लेते थे। और इस कारण से उन्होंने कई कंपनीज को जो टेक ओवर भी उन्होंने जो किए, इसका भी मेन कारण उनका यही था कि पोटेंशियल वो देखकर वो हमेशा फैसला लेते थे। और उन्होंने हमेशा कोर बिजनेस को होल्ड करके रखा, या कोर बिजनेस का मतलब जो बेसिक हमारी नीड्स वाली बिजनेस होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, आयरन इंडस्ट्री होती है, ऐसे बेसिक इंडस्ट्री को उन्होंने हमेशा होल्ड किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। बहुत सही सर। तो आगे भी है क्या कुछ इसके आगे की, अब तो खत्म किया जाए चर्चा? आज की ये जो चर्चा, इसमें सीखने वाली ये बात है कि जो नए एंटरप्रेन्योर हमारे भारत में जो अब आ रहे हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको टाटा जी के जो जीवन है उससे बहुत कुछ सीखे, क्योंकि मात्र MBA या कोई डिग्री करने से आप आगे नहीं बढ़ते। आप आगे बढ़ते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास जब नया काम करने का तरीका हो। तो टाटा जी के जो काम करने का मेथड है, आप उनको रिसर्च करें, आप उनकी जीवनी को पढ़ें, और आप उनसे ये सीखें कि किस तरीके से हम बिजनेस को में अपना हाथ को जमाएं और अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक ले जाए, जैसे टाटा जी ले गए। मैं टाटा जी के बारे में एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। टाटा जी वो पहले शख्स थे जिन्हें फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च किए थे, फॉरेन शेयर्स में, जबकि हम लोग भारत के शेयर से अब आगे नहीं जाते। उन्होंने फॉरेन शेयर मार्केट में भी टाटा के शेयर को लॉन्च किया था, और वहाँ भी काफ़ी उनको सक्सेस मिली थी। सर कम बोलना पसंद करते हैं? अभी भी आप देखते हैं टाटा जी बोलते नहीं है ज़्यादा, वो करके दिखाते हैं। और इनकी शख्सियत में ये है कि वो बहुत लंबी चौड़ी भाषण भी देना पसंद नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। और अगर आप कोई भी भाषण अगर उनका देखें, तो वो पॉइंट टू पॉइंट बातों में बहुत दूर की चीज़ें भी बोलते हैं, दिखावा नहीं, बहुत नॉर्मल रहते हैं। और टाटा जी अभी सर भी कहा जाता है कि हाँ, वो बॉम्बे की सड़क में जब चलते तो लोग देखते हैं कि टाटा जी जा रहे हैं। हाँ, मतलब उनको खुले में देखना लोग पर एक आश्चर्य होता है। हाँ, वो बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और अभी भी वो अपने अपार्टमेंट में मुंबई में 2 डॉग्स के साथ रहते हैं। बड़ी आम जीवन शैली है, ना बहुत बहनावा ना बहुत दिखावा। और जब वो मिलते भी किसी से है, तो वो कभी अपना घमंड शो नहीं करते कि मैं रतन टाटा हूँ, इतना बड़ा मैं बिजनेस आइकन हूँ इंडिया का। बड़े आम इंसान की तरह मिलते हैं, और लोगों की बात भी बहुत ध्यान से वो सुनते हैं, और फैसले तो उनके बहुत सटीक होते ही हमेशा। कर्मचारियों को ईमानदारी के तौर पे लेते हैं, ना कि एजुकेशन के तौर पे? कर्मचारियों का जो सिलेक्शन प्रोसेस टाटा में है, वो रहता है उनकी मेहनत और ईमानदारी की। अच्छा, कहते हैं कि वो बोलते हैं कि हम एजुकेशन, इनको काम तो सिखा देंगे लेकिन ईमानदार होना चाहिए बस। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ईमानदारी के दम पे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जो खड़ा किया है, तो कर्मचारियों से भी ईमानदारी की बड़ी वो डिमांड रखते हैं। और कर्मचारी अगर TCS में या टाटा के किसी भी डिवीजन में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से बहुत कुछ लाइफ लेसन्स भी सीख के निकलता है, जो उसके आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सर। आज हमने रतन टाटा जी के जीवन के विषय में परिचर्चा की, बहुत कुछ जाना उनके जीवन के विषय में। तो वो जानकारी जो हमने आज श्रोताओं को दी है, तो वो जनरली कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव में इतना कुछ देखा, तब जाके आज वो इतना बिल्ट उन्होंने बिजनेस यहाँ तक ले गए वो। और आप रतन टाटा जी को फॉलो करें, रतन टाटा जी से गुड़ सीखे बिजनेस का। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और भारत को भी एक अच्छा बिजनेस ओरिएंटेड नेशन बनाए, ऐसा जो है ये हम आपसे जो उम्मीद करते हैं। सर उनका एक थॉट भी है कि ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, उसी के नाम ज़िंदगी है। और उतार चढ़ाव के को जो जीत जाए वो रतन टाटा है। तो उतार चढ़ाव के बाद भी जो वापसी कर सके वो रतन टाटा है। तो रतन टाटा जी ऑफ कोर्स हमारे बिजनेस आइकन और हमारे मेंटर ज़रूर है आज। थैंक यू। इसी तरह हम नए विषय, नई चर्चा, नई टॉपिक, नए व्यक्तित्व को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। फिर मिलते हैं विस्तार फाउंडेशन में। शुक्रिया इस तरह हमारे बीच और हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।